हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का जो हमारा 8th चैप्टर चल रहा है इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पर्यावरण एंड संसाधन। इसका हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 डिस्कस कर लिया था। आज हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका लास्ट चैप्टर जो कि है ग्लोबलाइजेशन। मोबिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होगा, उसके बाद जो इसके पैरेलल में जो बुक चल रही है एम लक्ष्मीकांत, उसका हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस हमने कर लिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक डिस्कस किया था विथ प्रीलिम्स एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। तो ये सारी वीडियो अपलोडेड है, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कल की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट के बारे में समझा था कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। फिर रिसोर्सेज के बारे में समझा था, संसाधन किसे कहते हैं, रिसोर्सेज के किस तरीके से डिविजन्स किए गए, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, रेन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें हमने कंटिन्यूअस रिसोर्सेज जिसमें वाटर, वाइंड, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। इसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस किया था। रिसाइकल और मेटल्स है उसके बारे में डिस्कस किया था, यानी कि वो रिसोर्सेज जिसे रिसाइकल भी किया जा सकता है। मेटल्स के बारे में जैसे कि आयरन, स्टील, कॉपर, सब के बारे में डिस्कस किया था। सिर्फ एक ओवरव्यू डिस्कस किया था रिसोर्सेज के बारे में। नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज जिसमें हम वन टाइम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर जैसे स्ट्रक्चर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर में आता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये सब चीजें हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। फिर हमने समझा था कि नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो कि इन्वायरमेंटल या जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है, जो कि एक साइंस का सब्जेक्ट होते हुए भी हम उसको क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। किस कारण से डिस्कस कर रहे हैं, ये भी हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है आज के टाइम पे क्या क्या देखने को मिलते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने कल ब्रीफली डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो देखने से पहले आप पहले कल का लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आज का लेक्चर देखिएगा, जिससे आपकी जो कंटिन्यूसली है वो आपके जो समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा अच्छे से आपको चैप्टर समझने में हेल्प करेगा। फिर वहीं पे हमने डिस्कस किया था कि जो इन्वायरमेंटल इशू है ग्लोबल पॉलिटिक्स पे किस तरीके से उसको राइज किया जा रहा है, ये सब हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो समस्या कॉमन होने के बाद भी जो अलग अलग कंट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो डिफरेंट क्यों थी, इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने अर्थ समिट के बारे में डिस्कस किया था, जिसे रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। ये सब हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। फिर कॉमन प्रॉपर्टी बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, आखिर क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पे क्या था, एक एग्रीमेंट किया गया था, जो कि यानी कि अगर बात करते हैं जो ग्रीन हाउस एमिशंस के वजह से जो हमारे ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, ओजोन लेयर ओजोन लेयर में जो हमें डैमेज देखने को मिल रहा है, उसको रोकने के लिए क्या है, एक प्रोटोकॉल एग्रीमेंट किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं जो ग्रीन हाउस एमिशन है उसको रोकने के लिए जो बात करते हैं, जो एग्रीमेंट किए गए, तो उसे हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल। यानी कि जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। क्या है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जिसमें किस तरीके से ग्रीन हाउस एमिशंस को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए कंट्रियों के साथ मिलकर के, कंट्रियों में। तो इसको लेकर जो नियम बनाए गए थे, इसे कहा गया था प्रोटोकॉल। अगर हम आज के टाइम पे बात करते हैं, जो कि गैस है, जो कि हार्मफुल गैसेस है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, वो एक बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबल है किसके, हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करने में। तो इसके लिए क्या है, अगर आप बात करते हैं ग्रीन हाउस किसे कहते हैं, सबसे पहले समझिए ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। यानी कि ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उसे कहते हैं वो गैसेस जो कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, एक कारण बनता है या रीजन बनता है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलता है।
उसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यानी कि अगर हम एक प्रॉपर डिफिनेशन की बात करें तो आप इसमें कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस क्या है, द गैसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेस गैस। ग्रीन हाउसेस यानी कि ग्रीन हाउसेस गैस उस गैस को कहा जाता है जिससे वर्ल्ड में यानी कि दुनिया भर में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो वैश्विक ताप है जो बढ़ने का जिसका कारण होता है उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से गैसेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरो कार्बन। ये वो गैसेस है जिसके वजह से हमें क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस देखने को मिलता है। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए क्या है, कुछ एग्रीमेंट्स किए गए थे जिसको कहा गया प्रोटोकॉल यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें क्या था कि जो भी ग्रीन एमिशंस जो ग्रीन हाउस एमिशंस के जो काउजेस थे उसको किसी भी तरीके से क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। तो इसको हमने कहा था क्योटो प्रोटोकॉल। इसको जो प्रपोज किया गया था वो किया गया था 1992 में। कब इसको जो प्रपोज किया गया था वो कब किया गया था, 1992 में। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था यानी कि जो इम्प्लीमेंट किया गया था इसको, वो कब किया गया था, 2005 में। इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 2005 में। तो यही था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। अगर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करते हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्री थी, जैसे कि हम बात करते हैं चाइना और इंडिया के बारे में, तो उनको इन क्योटो प्रोटोकॉल से क्या रखा गया था, फ्री रखा गया था। यानी कि सीधा सीधी आप ये समझिए कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है इसमें जो भी डेवलप कंट्री थी इसी को क्या रखा था, ये नियम सिर्फ डेवलप्ड कंट्री पे रखी गई थी, ना कि डेवलपिंग कंट्री को। डेवलपिंग कंट्री से जो हमारे क्योटो प्रोटोकॉल है इससे क्या रखा गया था, इन्हें फ्री रखा गया था। यानी कि ये इन पे अप्लाई नहीं था। तो ये एक पॉइंट याद रखने वाली बात थी, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो यही था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल जिसको प्रपोज 1992 में किया गया था, इम्प्लीमेंट 2005 में किया गया था। अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने का, कम करने के लिए क्या रखी गई थी, बातें रखी गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी कंट्री, डेवलप कंट्री को, कि इस तरीके से हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल करना है। ग्रीन हाउस गैसेस की डिफिनेशन की बात करते हैं तो ऐसे गैसेस जो रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में, उसे कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन आते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए गए थे, किसके लिए, कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हमारी जो ऑटो यानी कि नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है उसमें चेंजेस लाए गए। फिर बात करते हैं जो भी उसमें ये बात रखी गई थी कि जो हमें जो फ्यूल यूज करना है वो कौन सा फ्यूल यूज करना है, क्लीन फ्यूल जो फ्यूल है उसको यूज करना है, जिससे कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो चीजें देखने को मिल रही, जो इन्वायरमेंटल जो इश्यूज देखने को मिल रहे, उसको हम कहीं ना कहीं क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। फिर गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहा गया कि जितने भी जो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जैसे कि हम बात करते हैं कार, बस,
ट्रक, इन सब में क्या किया जाएगा, फ्यूल की जगह पे सीएनजी यूज किया जाएगा, यानी कि कार्बन नेचुरल गैस यूज किया जाएगा। आज के टाइम पे सरकार क्या कर रही है, बैटरी वाले कार को क्या करे, ज्यादा प्रमोट करे कि किसी भी तरीके से क्या है जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है, जो इन्वायरमेंट को है, हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो आज के टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट अब सीएनजी से भी ज्यादा किसको, बैटरी वाली कार को, यानी कि इलेक्ट्रिक कार को या इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या कर रही है, ज्यादा प्रमोट कर रही है। फिर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, जो रेन्यूएबल सोर्सेज जो एनर्जी है, जैसे कि हम बात करते हैं सोलर पैनल की, सोलर एनर्जी, या हम बात करते हैं वाइंड एनर्जी, एनर्जी पे जा क्या किया जा रहा है, ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से हम क्या कर सके, हमारा जो इन्वायरमेंट जो पोल्यूटेड हो रहा है उसको हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। फिर गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में क्या किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया। फिर कहा गया कि हमें एमिशंस को रोकने के लिए क्या करना है, क्लीन कोयला का यूज करना है। कि ये हमारी कंट्री के द्वारा क्या है, कुछ स्टेप्स उठाए गए थे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। अब बात करते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट मूवमेंट। अगर हम इन्वायरमेंट यार बात करते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, जिसे हम पर्यावरण आंदोलन भी कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन में आप ये कह सकते हैं, द मूवमेंट, द मूवमेंट विच राइज द इन्वायरमेंटल इशूज एंड डिमांड आर और से हम कहते हैं मूवमेंट, यानी कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट। मतलब ये समझिए कि जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, जब इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए जो अपनी डिमांड्स को फुलफिल किया जाता है या जो पूरा करवाया जाता है, उसके अगेंस्ट में कि भाई हमें इन्वायरमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंटल के इश्यूज से रिलेटेड जो भी डिमांड रखी जाती है, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट, यानी कि पर्यावरण आंदोलन। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड और इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से मूवमेंट्स चलाए गए हैं जो कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स थे। अगर हम अपनी कंट्री के एग्जाम्पल में देखें, तो जैसे कि चिपकू आंदोलन, जो चिपकू मूवमेंट था, वो भी क्या था, एक इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए रिगार्डिंग में क्या था, मूवमेंट चलाया गया था। या हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये कुछ वो मूवमेंट्स हैं जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट देखने को मिले थे, कहाँ, हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में। अगर हम बात करते हैं जैसे कि चिपकू मूवमेंट के बारे में, इसको चिपकू आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक नॉन वायलेंट और सोशलिस्ट, यानी कि नॉन वायलेंट सोशल और इकोलॉजिकल मूवमेंट था, जो कि वहाँ के रूरल विलेजेस, यानी कि जो रूलर्स विलेजर्स थे, यानी कि वहाँ के जो लोकल गांव के लोग थे, उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, पर्टिकुलर इसमें जो वहाँ की महिलाएं थे। अगर हम चिपकू मूवमेंट की बात करते हैं, ये 1917 सेंचुरी में स्टार्ट किया था। इसका मेन पर्पस क्या था, इनका मेन मोटिव था कि वहां पे जो फॉरेस्ट के अंदर जितने भी जो ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करना, और वहां पे जो भी फॉरेस्ट के अंदर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बैकेट जो लॉगिन्स किए गए थे, उसको क्या कर, जो सेटल्ड किए गए थे फॉरेस्ट के अंदर से, उसको क्या करना, दोबारा से यानी कि वहां के जो लोगों, यानी कि जो अगर बात करते हैं वहां की जो सरकार के द्वारा, वहां के जो लोकल लोग थे उनको फॉरेस्ट की कटाई करने से रोक करके वहां के ठेकेदारों को कटाई करने की जो आदेश दे दिया गया था, तो उसके विरोध में भी क्या है, चिपकू मूवमेंट चलाया गया था। अगर हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं, तो एक बार और, यानी कि मेरे भारत में जो चल रहे पर्यावरण जो आंदोलन थी, या हम बात करते हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, वो क्या हुआ था, मूवमेंट हुआ था, जो कि क्या था, एक इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट था, और ह्यूमन ने अपने राइट के बारे में बात रखी गई थी। यानी कि ये जो प्रोटेस्ट किया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जो एक लार्ज डैम प्रोजेक्ट जो
नर्मदा नदी पर बनाने की जो बात रखी गई थी, इसके अगेंस्ट में नर्मदा बचाओ मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी हमें देखने को मिला था। इसका मेन पर्पस क्या था कि सरकार के द्वारा जो डैम प्रोजेक्ट पास किया गया था, इसमें ये कहा गया था कि नर्मदा नदी पे एक डैम बनाया जाएगा और वहां पे जितने भी जो लोकल ट्राइबल्स के जो लोग थे, वहां पे उनको दूसरी जगह पे सेटल किया जा रहा था, दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा था। तो लोगों ने इन्वायरमेंटल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, कहा था कि यहाँ से जितनी भी जो काफी जो एनिमल्स या जो स्पीसीज हैं वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगी, यानी कि गायब हो जाएंगी, नदियां भी दूषित हो जाएंगी। और नर्मदा को बचाने के लिए क्या है, एक एनवायरमेंटल मूवमेंट चलाए गए थे, तो उसी को कहा गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये नर्मदा नदी को बचाने के लिए किया गया था, किसके अगेंस्ट में, जो नर्मदा नदी के ऊपर जो डैम बनाने का जो प्रोजेक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट में, उसके अगेंस्ट में। तो ये दो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री में जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के रिगार्डिंग में थे। अब बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में, यानी कि जियो पॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस है, संसाधन है, उसमें हम जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। यानी कि अगर बात करते हैं, दुनिया की एक सबसे बड़ी फीचर्स ये रही है कि किसी भी कंट्री के अंदर एक, यानी कि ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसमें सारे रिसोर्सेस प्रेजेंट हो। हर एक रीजन में, हर एक देश में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्या है, रिसोर्सेस प्रेजेंट है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पे सभी रिसोर्सेस क्या हो, ऑलरेडी प्रेजेंट हो। जैसे कि बात करते हैं इसका जो, और यही एक बड़ा कारण रहा है हिस्ट्री में दो अलग अलग देशों के बीच में कंफ्लिक्ट होने का। अगर हम बात करते हैं, जो हम कॉलोनियल थे 1947 तक, जो 1600 से लेकर के 1947 तक जब हम कॉलोनियल थे, इसका मेन कारण भी क्या था, कहीं ना कहीं रिसोर्सेस ही था। जो हमें कॉलोनियल बनाया गया था, वो किस पर्पज से बनाया गया था, हमारे रिसोर्सेज के पर्पज से बनाया गया था। वहीं पे अगर बात करते हैं अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, कंट्रियों के बीच में हमें क्या है, कई बार कंफ्लिक्ट भी देखने को मिला है। वहीं पे जैसे कि अगर हम यूरोपीय कंट्री की बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, जो हमारे यूरोपियन पावर्स हैं, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं। अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, तो वर्ल्ड के अंदर जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उन पे कैप्चर करने का इनका जो मेन पर्पस है, वो क्या है, रिसोर्सेस ही रहा है। क्या रहा था, रिसोर्सेस ही रहा है। अगर हम जैसे कुछ कंट्री की बात करते हैं, जिसमें अगर हम स्पेशली बात करते हैं किसके बारे में, यानी कि अगर हम बात करते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे होती है जहां पे हमें मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिलती है, और कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां पर हमें क्या है, अबोंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलता है अबोंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज देखने को मिलता है, और इसी कारण से क्या है, कंट्री के बीच में क्या है, एक कंफ्लिक्ट होने का एक कारण बना हुआ था। जैसे कि अगर हम गल्फ कंट्री की बात करते हैं अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, तो वहां पे क्या है, एक ऑयल रिजर्वेशन देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है, ऑयल रिजर्व एक ऑयल रिसोर्सेज देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है, एक ऑयल रिसोर्सेज देखने को मिलता है, जिसके वजह से वहां पे क्या है, जितनी भी जो बड़ी ताकतें हैं, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज क्या है, वहां पे अपना कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश करती है, ताकि वो क्या कर सके, जो ऑयल रिसोर्सेज है उसका वो यूज कर सके। अब बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है इसी में, वो क्या है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का मतलब हम अगर देखते हैं, यानी कि भविष्य में की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे वाटर क्या है, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। वाटर के बगैर अगर हम बात करते हैं तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। आज के टाइम पे ऐसे बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पे जो वाटर की एबिलिटी है वो काफी ज्यादा क्या हो गई है, कम हो गई है, और काफी ज्यादा खत्म सी हो गई है। तो इस सिचुएशंस में क्या है, बहुत से जो इस रीजन पे क्या है, जो बहुत से जो मैनी जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि जो तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा, वो किसके वजह से होगा, वाटर की वजह से होगा। और ऐसा माना भी जा रहा है कि जो भविष्य में क्या है, जल
क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन में से एक क्या है, उभर करके आएगा, और आज के टाइम पे क्या है, उभर करके भी निकला है। इसी के बेस पे क्या है, स्कॉलर्स के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो किसके वजह से होगा, वाटर की वजह से हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम इसके अगला टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें आता है यानी कि इंडिजीनियस पीपल, जिसे हम स्वदेशी लोग, या हम उसमें क्या कह सकते हैं, जिसे हम मूल्यवासी भी कहते हैं। अगर हम यानी कि इंडिजीनियस लोगों की बात करते हैं, तो इसकी एक प्रॉपर डिफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिजीनियस पीपल्स होते हैं, यानी कि इंडिजीनियस पीपल्स आर कॉल्ड दोज पीपल whose ancestors have been living inside an area for long time. Then people of some other cultures or caste come from outside and got their influence on these people. इसका मतलब क्या है, यानी कि जो मूलवासी है, ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अपने ही एरिया में या किसी भी एरिया में काफी लंबे समय से रहते हुए आ रहे हैं, और किसी बाहरी लोगों के द्वारा क्या है, उनके कल्चर्स को क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए, और उस पे अपने कल्चर्स का क्या किया जाए, इन्फ्लुएंस, यानी कि अपना इन्फ्लुएंस स्थापित किया जाए, उसे हम कहते हैं इंडिजीनियस पीपल। अगर हम बात करते हैं इंडिजीनियस पीपल्स के बारे में, तो उसके अगर हम बात करते हैं, तो पीपल स्टिल इन लाइफ देयर अ ट्रेडिशनल्स में, वो आज भी क्या करते हैं, जंगल पे क्या करते हैं, अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं, यानी कि जंगलों में बाय नेचुरली तरीके से लाइफ सरवाइव करना ज्यादा पसंद करते हैं। आज के टाइम पे अगर हम इनकी बात करते हैं, जो इंडिजीनियस लोग हैं, उनकी कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे वो अपने इक्वालिटी के लिए आज भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफाई के लिए वो क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं काफी लंबे समय से। फिर वहीं पे बात करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर वहीं पे बात करते हैं जो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि बुनियादी ढांचे की जो कमी है, उनसे वो क्या करते हैं, वो उनके पास एक बड़ी समस्या है। वहीं पे अगर बात करते हैं जो निवास का जो अधिकार है, यानी कि जो वनों की कटाई है, उसके बारे में वो हमेशा से ही क्या रहे, चिंतित रहे। अगर हम थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था, चिपको आंदोलन, अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो डिफोरेस्टेशन जो बात रखी गई थी, तो वहां के जो लोकल लोग थे, उनको वहां के पेड़ को काटने की गवर्नमेंट ने अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि वो एज अ फ्यूल वो क्या करेंगे, जंगल में से कुछ लकड़ियों को काटेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो लकड़ी के जो इक्विपमेंट बनाने वाली जो कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, उनको फॉरेस्ट करने का, यानी फॉरेस्ट काटने का अधिकार दे दिया गया था। तो इसके रिगार्डिंग में क्या, तो वहां के जो लोकल लोग थे, उनके द्वारा चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। वही चीज अगर हम यहाँ पे भी देखें, जो इंडिजीनियस पीपल है, उनकी एक बिगेस्ट प्रॉब्लम ये रही है, या स्ट्रगल कह सकते हैं, वो ये रहा है कि किसी भी तरीके से जो वनों की जो कटाई की जा रही है, यानी कि जो डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, उसके बारे में भी वो क्या है, काफी ज्यादा चिंतित है। क्यों? क्योंकि जो उनकी लाइफ डिपेंडेड है, वो कहाँ पे रहती है, फॉरेस्ट में रहती है। तो यानी कि वो अपना लाइफ को कहाँ सर्वाइव करना चाहते हैं, फॉरेस्ट के। और डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या है, उनकी जो यानी कि जो फॉरेस्ट है, उसकी संख्या डे बाय डे घटती जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जहाँ पे हमारा जो चैप्टर 8 है, वो हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, जियो पॉलिटिक्स के बारे में समझा कि ऐसे कौन कौन से रीजन थे जो रिसोर्सेज के लिए अलग अलग कंट्री के बीच में हमें कंफ्लिक्ट देखने को मिलता। फिर भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती है रिसोर्सेज को लेकर के, इंडिजीनियस पीपल्स के बारे में समझा, उसके राइट्स के बारे में हमने समझा, और उनकी क्या बात करते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है आज के टाइम पे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। फिर हमने और क्या डिस्कस किया, एनवायरमेंटल मूवमेंट, और उसमें दो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, चिपकू मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर हमने डिस्कस किया था कि हमारे सरकार के द्वारा जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो कदम उठाए गए थे, वो किस तरीके से थे। फिर हमने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया। फिर कॉमन प्रॉपर्टी और जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। फिर अर्थ समिट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हमारा रियो समिट था। फिर हमने कॉमन बट डिफरेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कॉमन का मतलब था यहाँ पे जो पूरे देश की कॉमन प्रॉब्लम्स थी इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड, और जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में। फिर हमने क्या समझने की कोशिश की कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में किस तरीके से उसका उदय हुआ, किस तरीके से राइज हुआ, ये डिस्कस किया था। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स में क्या देखने को मिलती है, क्या क्या समस्याएं हैं आज के टाइम पे। पॉलिटिकल साइंस और रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया, नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। फिर रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 8 था वो कंप्लीट हो गया। कल हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा ग्लोबलाइजेशन। और जब चैप्टर 8 हो जाएगा, तब हम उसके बाद जो एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट 3 है, उसको कंप्लीट
करेंगे। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमारा जो वीडियो सीरीज है वो किस पैटर्न में चलता है। अगर हम बात करते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक, तो इसमें हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर के ऑलरेडी क्लास 11 की फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों बुक को कंप्लीट की जा चुकी है। अभी हमारा 12th चल रहा है, कल परसों में हमारी 12th क्लास की फर्स्ट बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके पैरेलल में हम एम लक्ष्मीकांत की बुक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को क्या कर रखा है, कंप्लीट कर लिया है विथ प्रीलिम्स बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। उसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। जब हमारा एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट हो जाएगी, तब हम एनसीईआरटी की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 6 क्लास से लेकर के क्लास 12 तक। और ज्योग्राफी, जैसे ही हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। और अब बात करते हैं संडे संडे को, तो वीकेंड में यानी कि संडे को हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा 5 यूनिट में क्या है, डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट जो था हमारा, वो था हिस्ट्री का, वो हमने क्या कर रखा है, उसको कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के वो एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, जो यूपीएससी ने 1995 से लेकर के 2021 तक में पूछा था। अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है, जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने 1995 से लेकर के 2000 2003 तक के क्वेश्चन यानी कि 2002 तक के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट संडे हम 2003 से लेकर के 2006 तक, सॉरी 2005 तक के वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा था। जब हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3, जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी का। और जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट होगा, तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4, जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। क्या होगा वो हमारा? इकोनॉमिक्स का। और जब इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, तब हम जो प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर है टी सेट का, उसको स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 में। तो इस तरीके से हमारा जो वीडियो पैटर्न है वो भी चल रहा है, और आगे इसी पैटर्न पे क्या होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे ही हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद हम क्लास 12 की जो सेकंड बुक है इंडियन पॉलिटिक्स, उसको स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।